नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्लोबल ज्ञानी पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान विषय में बच्चों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6, जहां हम देखने वाले हैं विज्ञान में अध्याय 2। बच्चों आज हम इस अध्याय 2 पर चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, जितने भी प्रश्न दिए गए, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं और उनके उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो। कक्षा 6 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान अध्ययन अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता, जहां बच्चों हम देखेंगे सजीव जगत में विविधता। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भिद पौधा खोद निकाला था तथा प्रेक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग से बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई थी। यहाँ पौधे का कौन सा भाग हो सकता है? उत्तर में हम लिखेंगे यहाँ पौधा का मूल भाग हो सकता है। ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। और यहाँ बच्चों आप इस तरीके से मूल लिख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। यहाँ पर एक पत्ती बनी हुई है। दिए गए चित्र में पीपल के पत्ते को दर्शाया गया है। पत्ते के शिरा विन्यास के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो यहाँ बच्चों आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। उत्तर में हम लिखेंगे जालिका रूपी शिरा विन्यास, क्योंकि प्राप्त डिजाइन में जाली जैसी शिराएं दिखाई दे रही हैं। इसमें कैसी शिराएं दिखाई दे रही हैं बच्चों? जाली जैसी। आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके से जो है जाली जैसी शिराएं दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद बच्चों नंबर 3 पर है विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का प्रेक्षण करता है। यहाँ पर वो विभिन्न पौधों का प्रेक्षण करता है, जैसे पीपल, आम, नीम, केला और घास। विद्यार्थी ने इसमें से किन पौधे में समांतर शिरा विन्यास देखा होगा? तो शिरा विन्यास किसमें समांतर रहेगा बच्चों? केला तथा घास में। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा, केला तथा घास। अब नंबर 4 पर बच्चों आपको कुछ चित्र यहाँ पर दिए गए हैं। चित्र में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जड़ों के नाम का वर्णन करता है जिन्हें क, ख, ग के रूप में नामांकित किया गया है? आप देख सकते हैं जड़ों के नाम हमें क, ख और ग के रूप में दिया गया है। तो उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे क वाला जो है पार्श्व जड़ है, ख में मूसला जड़ है और ग में रेशेदार जड़ है। यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो ही आपका सही उत्तर है। अब इसके बाद है नंबर 5 पे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? जो ठंडे देशों में रहने वाले जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए कौन सी अनुकूलता नहीं पाई जाती है? उत्तर में हम लिखेंगे केवल एक, यानी कि पतली त्वचा। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर रहेगा, केवल एक। अब इसके बाद है नंबर 6 पे अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की लता कोमल और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है। वहाँ लता कौन सी हो सकती है? आरोही लता। ऑप्शन सी जो है बच्चों यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा, आरोही लता। इसके बाद है नंबर 7 पर चित्र में दर्शाए बीजपत्र को ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसमें बीजपत्र, शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाइए। यहाँ बच्चों आपको दिया गया है चित्र, इसके अनुसार हमें नीचे आंसर उत्तर बताना है। उत्तर में हम लिखेंगे द्विबीजपत्री है, जाली का शिरा विन्यास है और मूसला जड़ है। ऑप्शन डी जो है बच्चों यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद का अगला प्रश्न बच्चों हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 है सविता की माँ ने बगीचे में सब्जियों के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि इस पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए इसे किस वर्ग में रखा जा सकता है? इसे कौन से वर्ग में रखा जा सकता है? उत्तर हम लिखेंगे शाक वर्ग में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए जो है बच्चों यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। अब इसके बाद बच्चों हम देखेंगे अगला नंबर 9, एक विद्यार्थी द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया है जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती। यहाँ वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है बच्चों? कैसा है वो? उसकी पत्तियां जो है नुकीली हैं, शाखाएं उसकी लचीली और झुकी हुई है। तो यहाँ कौन सा हो सकता है? यहाँ पर्वतीय क्षेत्र पौधा हो सकता है।
ऑप्शन डी जो है बच्चों यही आपका सही उत्तर है, पर्वतीय क्षेत्र। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को छांटकर सही रिक्त स्थान में आपको भरना है। पहला रिक्त स्थान है, पौधों और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को कहा जाता है। उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे समूहन कहा जाता है। नंबर 2 है, सामान्यतः एक बीजपत्री पौधे की पत्तियों में शिरा विन्यास एवं द्विबीजपत्री पौधों में की पत्तियों में शिरा विन्यास पाया जाता है। आपको एक बीज और द्विबीज की पत्तियों में शिरा विन्यास बताना है। तो एक बीज में बच्चों समांतर शिरा विन्यास रहेगा और द्विबीजपत्री में जालिका रूपी शिरा विन्यास रहेगा। अब इसके बाद है नंबर 3 पर, विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से होती हैं। एक दूसरे से कैसी होती है बच्चों? भिन्न होती हैं। यहाँ रिक्त स्थान में हम लिखेंगे भिन्न। इसके बाद है नंबर 4 का संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और किसी को भी किसी जीव जंतु पेड़ों या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है। उत्तर में हम लिखेंगे पवित्र उपवन का। अब इसके बाद है नंबर 5 पे, रिक्त स्थान पौधों एवं जंतु को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषता कहलाती है। उत्तर में हम लिखेंगे अनुकूल कहलाती है। अब हम बात करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न पर, जहाँ प्रश्न नंबर 3 आपको दिया हुआ है, कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके दो दो उदाहरणों के द्वारा समझाइए। यहाँ बच्चों आपको कठोरता के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा है बताना और उनके दो दो उदाहरण भी आपको देना है। उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे कठोरता के आधार पर पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया है, वृक्ष, तना, भूरा, कठोर एवं काष्ठी। उदाहरण आम का पेड़, नीम का पेड़। और नंबर 2 पे है झाड़ी, इसका उदाहरण हम लिखेंगे तना, भूरा एवं कठोर परंतु वृक्ष जितना कष्टी नहीं। उदाहरण है गुलाब एवं गुड़हल का पौधा। और नंबर 3 पे हम शाक लिखेंगे, शाक का उदाहरण है टमाटर का पौधा और पुदीना। अब इसके बाद बच्चों हम अगला प्रश्न देखेंगे। नंबर 4 पे दिए गए फ्लो चार्ट में क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं। आपको क और ख के उदाहरण देना है। तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे समांतर, इसके बाद आपका जालिका रूपी है, फिर एक बीजपत्री है तो यहाँ द्विबीजपत्री रहेगा, झगड़ा का रेशेदार जड़ और यहाँ मूसला जड़, इसके बाद केला, घास और सरसों, चना। तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये सारणी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 पर, दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। यहाँ पर आपको जंतुओं के नाम दिए गए हैं, जंतु की गति बतानी है और गति के लिए शरीर के कौन से अंग का इस्तेमाल करते हैं वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको दिया हुआ है जंतु का नाम, तिलचट्टा। तिलचट्टा चलना व उड़ना चलता है और उड़ता है। गति के लिए प्रयुक्त शरीर का अंग कौन सा? उसका टांग एवं पंख। चलने के लिए वो टांगों का प्रयोग करता है और उड़ने के लिए पंखों का। नंबर 2 केचुआ। केचुआ रेंगने का काम करता है, रेंगने के लिए शरीर के संकुचन द्वारा रेंगता है। नंबर 3 गाय। गाय चलने का काम करती जो अपनी टांगे से चलती है। नंबर 4 पर है तितली। तितली उड़ना, पंख एवं टांगे, वह चलती भी है और उड़ती भी है। अब इसके बाद नंबर 5 में बच्चों तोता। तोता क्या करता है? उड़ता है पंख से। नंबर 6 पर है छिपकली। चलना वो पैरों से सीखती है। नंबर 7 पर है मेंढक। मेंढक तैरना और कूदना इसका पैर रहेगा। नंबर 8 पर है मक्खी। चलना और उड़ना पैर एवं पंख दोनों। नंबर 9 पर है घोड़ा। घोड़ा चलने का काम करता है टांगे से। इसके बाद नंबर 10 पर है मगरमच्छ। तैरना एवं चलना पैर। अब इसके बाद बच्चों नंबर 6 पे प्रश्न दिया हुआ है, स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
इस चैनल पे आपको जितनी भी एड ग्रेड है उन सभी एड ग्रेडों का सल्यूशन दिया जाता है। साथ ही साथ एग्ज़ाम भी, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती हैं एमपीए बोर्ड की, उन सभी एग्ज़ाम्स को आपका पेपर सल्यूशन और आईएमपी क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे हर वीडियो आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप इसके आगे या पीछे के चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको हर एक चैप्टर की भी वीडियो मिलेगी। तो चलिए बच्चों, हम जिस प्रश्न पे बात कर रहे थे उसका उत्तर हम देख लेते हैं। स्थानीय समुदाय अपने पारंपरिक ज्ञान, सामुदायिक प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रयास द्वारा एक निश्चित अबाधित वन क्षेत्र में जैव संपदा का संरक्षण करते हैं। इस संरक्षित क्षेत्र को पवित्र उपवन कहते हैं। नंबर 7 पर है, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधों एवं जंतुओं में विविधता देखने को मिलती है। इस विविधता को क्या कहते हैं, परिभाषित कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, पेड़ पौधों एवं जंतु में दिखाई देने वाली यहाँ विविधता उन्हें वहाँ जीवित रहने के लिए मदद सक्षम बनाती है। इसे अनुकूल कहते हैं, अर्थात किसी विशेष स्थान पर जीवों को जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषताओं को अनुकूलन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, एक जालिका रूपी शिराविन्यास और एक समांतर शिराविन्यास दर्शाते हुए एक एक का चित्र बनाइए। बच्चों, आपको शिराविन्यास बनाना है एक समांतर के लिए और शिराविन्यास एक का बनाना है। तो यहाँ बच्चों हम देखेंगे एक और द्वि शिराविन्यास। तो ये बच्चों आपकी जालिका रूपी शिराविन्यास और ये समांतर शिराविन्यास है। यह बच्चों आप पेंसिल से भी ड्राइंग कर सकते हैं या फिर किसी पत्ती का फोटो भी काट कर लगा सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 9, बतख के पंजों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है और वह किस कार्य में सहायक है। उत्तर में हम लिखेंगे, अन्य पक्षियों की तुलना में बतख के पंजे में झिल्ली युक्त होते हैं जो तैरने के लिए अनुकूलित होते हैं। यहाँ पानी में चप्पू की तरह काम करते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, अपने मित्र सुरेश से तर्क करता है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्यों। तो सुरेश द्वारा इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से उत्तर दिए गए हैं। उत्तर में हम लिखेंगे, ऊंट कम मात्रा में मूत्र विसर्जन करते हैं, उनका गोबर सूखा होता है तथा उन्हें पसीना भी नहीं आता। इस प्रकार वह अपने शरीर से बहुत अधिक पानी का त्याग नहीं करते, इसलिए बिना जल पिए भी वह कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 पे हम बात करेंगे, नीलगिरी के भूरांश और सिक्किम के भूरांश के पौधे वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, समझाइए। उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे, नीलगिरी के भूरांश के पौधों की ऊंचाई कम होती है, साथ ही उनके पत्ते भी छोटे होते हैं ताकि वे पहाड़ की चोटियों पर तेज हवाओं में जीवित रह सके। वही सिक्किम के भूरांश के पौधे अपेक्षाकृत अधिक लंबे होते हैं। इसके बाद है लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 12 है, चित्र में दिए गए पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं क्या दर्शा रही हैं। क्या सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं। तो बच्चों आपको ये चित्र दिख रहा होगा, इसमें आपको बताना है जो बारीक रेखा है वो क्या बता रही है, उनके सभी समान रेखाएं हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे, उपरोक्त पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं शिराएं कहलाती है। नहीं, सभी पत्तियों में ये रेखाएं एक समान दिखाई नहीं देती हैं। एक बीजपत्री पौधे जैसे केला, लिली में ये समांतर तथा द्विबीजपत्री पौधा जैसे पीपल में जालिका रूपी होती हैं। अब प्रश्न नंबर 13 बच्चों आपको दिया हुआ है, रानी अपनी मित्र मोहिनी के साथ खेत गई। वहाँ उसने खुरपी की सहायता से पौधे की जड़ को नुकसान पहुँचाए बिना एक चने का पौधा और एक गेहूं का पौधा निकाला और दोनों प्रकार के पौधों का अवलोकन किया। आपके अनुसार उन्हें अवलोकन में जड़ें एवं पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का दिखाई दिया होगा। उत्तर में हम लिखेंगे, उन्हें चने के पौधों में मूसला जड़ एवं पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास तथा गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ एवं पत्तियों में समांतर शिराविन्यास दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 14 है, कक्षा शिक्षिका द्वारा बोर्ड पर तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं। आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए और तालिका पूर्ण कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर खोजें। तो यहाँ बच्चों हम तालिका को पूर्ण करेंगे।
नंबर 1 तालिका में हम लिखेंगे चना और सरसों। नंबर 2 तालिका में लिखेंगे हम गेहूँ, लेमन, घास। यहाँ पर आप कोमा लगा लीजिएगा। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न का उत्तर हमें देना है। समूह क के पौधों में और क्या समानता है, समूह ख के पौधों में और क्या समानता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे समूह क के पौधों की पत्तियां में जालिका रूपी शिरा विन्यास दिखाई देता है, और नंबर 2 में समूह ख के पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 15, मूसला जड़ तंत्र एवं झकड़ा जड़ तंत्र को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पर बच्चों इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। ये सरसों के पौधों में मूसला जड़ तंत्र है और सामान्य घास के पौधे में झगड़ा रेशेदार जड़ तंत्र है। अब प्रश्न नंबर 16 पे बच्चों हम बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16 है, क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्या किसी पौधे के बीज जड़ों के प्रकार की पत्ती के शिरा विन्यास में परस्पर संबंध होता है? उदाहरण समझाइए। उत्तर में बच्चों हम लिखेंगे सभी बीज एक जैसे नहीं होते। कुछ पौधों के बीज बीजपत्र होता है, इन्हें एक बीजपत्री कहते हैं। एक बीजपत्री पौधों में झगड़ा जड़ें एवं पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, जैसे गेहूं, लेमन, घास। जबकि कुछ पौधों के बीजों में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, इन्हें द्विबीजपत्र कहते हैं। द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ एवं जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। उदाहरण चना एवं सरसों के पौधे। अब प्रश्न नंबर 17 है, शिक्षक ने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को सेम बल्लर एवं दूसरे छात्र को तरबूज बनाया। अब सेम बल्लर तरबूज से पूछती है कि तुम्हें विसर्पी लता समूह में क्यों रखा गया और मुझे आरोही लता समूह में क्यों रखा गया। उत्तर में हम देखेंगे तरबूज को विसर्पी लता समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि उसके तने भूमि की सतह पर फैलकर आगे बढ़ते हैं, जबकि सेम को आरोही लता समूह में इसलिए रखा गया क्योंकि उसके तने किसी आधार के चारों ओर लिपटकर आगे बढ़ते हैं, अर्थात उसे सहारे की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान का रहने वाला मानस अपने माँ पिताजी के साथ लद्दाख घूमने गया। उसने वहाँ कुबड़ वाला ऊँट देखा। उसने 2 कुबड़ वाला ऊँट देखा। उसने अपने पिताजी से पूछा कि अपने यहाँ के ऊँट में तो एक ही कुबड़ होती है, लद्दाख के ऊँट में 2 कुबड़ क्यों पाई जाती है। उत्तर में हम लिखेंगे लद्दाख के ठंडे में मरुस्थल में अधिक भोजन उपलब्ध नहीं होता तथा उस समय उन्हें कुबड़ों में संचित भोजन का उपयोग करना पड़ता है, अतः अतिरिक्त भोजन के संचय हेतु वहाँ के ऊँटों में 2 कुबड़ पाए जाते हैं, जो उन्हें वहाँ के विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रखने में सहायक हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 19 है, मटर और गेहूं के बीज को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोइए। बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब मटर और गेहूं के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान है अथवा भिन्न है? विस्तार पूर्वक समझाइए, चित्र बनाकर समझाइए। उत्तर में हम लिखेंगे मटर एवं गेहूं दोनों के बीजों की संरचना भिन्न प्रकार की है। मटर के बीज अपने आवरण के भीतर 2 भागों में बटा है, प्रत्येक भाग बीजपत्र कहलाता है, अतः इसमें 2 बीजपत्र होते हैं, इस कारण द्विबीजपत्र कहलाते हैं। जबकि गेहूं के बीज एक पतला बीजपत्र होता है, इस कारण ये एक बीजपत्री कहलाता है। इसका चित्र बच्चों आप खुद से बनाकर यहाँ लगा सकते हैं अपनी कॉपी में से देखकर। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 20, एक क्षेत्र के जैव विविधता अन्य क्षेत्रों के जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थली एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों पौधों को आधार बनाकर समझाइए। उत्तर में हम लिखेंगे विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता भिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति के कारण एक दूसरे से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों के तने मोटे एवं मांसल होते हैं, उनकी पत्तियां बहुत छोटी या कांटों में रूपांतरित होती हैं। ये अनुकूलन उन्हें जल को संग्रहित करने एवं गर्म परिस्थितियों को सहन करने में सहायता करते हैं, जबकि बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में प्राय हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने हेतु पौधों की बनावट शंक्वाकार होती है तथा उनकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती है, जिससे उन पर बर्फ आसानी से टिकती नहीं है बल्कि नीचे की ओर फिसल जाती है।
अब प्रश्न नंबर 21 बच्चों हम करेंगे, गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊँट की जैव विविधता भिन्न परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से बहुत अलग होती है, क्यों? उत्तर में हम लिखेंगे, गर्म मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों की टांगें लंबू व खुरे चौड़ेदार गद्दीदार तथा एक कुबड़ होता है जो उन्हें गर्म रेतीले वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है, जबकि ठंडे मरुस्थल में पाए जाने वाले ऊँटों की टांगें अपेक्षाकृत छोटी होती है। उनमें दो कुबड़ एवं सिर से लेकर गर्दन के निचले भाग तक लंबे बाल उन्हें ठंडे बर्फीले मौसम में जीवित रहने के अनुकूल बनाते हैं। दो कुबड़ होने के कारण वह काफ़ी समय तक बिना भोजन के जीवित रह सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित स्थानीय पौधों का अवलोकन नीचे लिखे निर्देशों के आधार पर कीजिए। तो यहाँ बच्चों आपको निर्देश दिए गए, इस तरीके से बच्चों जो है आपको अपनी सारणी को कंप्लीट कर लेना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 आपको दिया हुआ है, दिए गए चित्र को ध्यान से देखते हुए इनकी समानताएं एवं असमानताएं बताइए और इनमें पाए जाने वाले अंतरों का कारण भी स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने समानताएं और असमानताएं लिख रखी हैं। इस तरीके से आप दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, समानता और असमानता है। साथ ही साथ इसमें होने वाले अंतर भी हम बता देते हैं। तो अंतर लिखेंगे, अंतर के कारण दोनों तरह की बकरियों में अंतर का कारण उनकी अलग भौगोलिक और पर्यावरण परिस्थितियों हैं। अब हम देखेंगे परियोजना कार्य, प्रोजेक्ट कार्य एक, जहां हम देखने वाले हैं भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों का वन्य जीव विज्ञानी की सूची तैयार कीजिए और उनके द्वारा किए गए कार्य का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हमने सबसे पहले लिखा हुआ है वैज्ञानिक का नाम व चित्र। तो ये सलीम अली हैं, वैज्ञानिक हैं। योगदान का संक्षिप्त उल्लेख, तो यहाँ पर योगदान का हमने संक्षिप्त उल्लेख लिखा हुआ है। नंबर 2 पर हमने लिखा हुआ है डॉक्टर नंदिनी बहलो, जहाँ हमने लिखा हुआ है पूर्वी हिमालय की जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। नंबर 3 पर हमने लगाया है गजाला शहाबुद्दीन का फोटो, जहां हमने लिखा हुआ है पश्चिम हिमालय की जैव विविधता के संरक्षण पर महत्वपूर्ण योगदान है। नंबर 4 पे जानकी अम्माल, इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये चारों हमारे वैज्ञानिक कंप्लीट हुए। अब इसके बाद अगले प्रश्न में, अगले प्रोजेक्ट में हम देखेंगे अपने दादा दादी से चर्चा कर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को खोजिए जो कि दादा दादी के समय में दिखाई देते थे परंतु वर्तमान के कम अथवा नहीं दिखाई देते। ऐसे पौधों एवं जंतु के चित्र एकत्रित कर स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। तो ये स्क्रैप बुक बच्चों आपको अपने टीचर से पूछकर कंप्लीट करना है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ। पौधे जो दादा दादी के समय थे परंतु अब बहुत कम है, कुटकी, जटामांसी, गिलोय, गालमेघ, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावरी, सर्पगंधा, मुलेठी, बेलाडोना, चंदन आदि। जंतु जो दादा दादी के समय थे परंतु अब बहुत कम है, नीलगाय, चीतल, सांभर, लोमड़ी, भेड़िया, लकड़बग्घा, इमबग्घा, भौंकने वाला मृग, काला नीलगिरी, लंगूर, जोसिंघा, गुलाबी सिर वाली बदक, मॉनिटर छिपकली आदि। अब इसके बाद है प्रोजेक्ट कार्य 3, भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की तरह अन्य कौन कौन से परियोजनाएं संचालित की है, पता लगाइए और तालिका पूर्ण कीजिए। यहाँ पर बच्चों मैंने तालिका पहले से ही बना रखी है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को स्किप करके भी इस तालिका को कंप्लीट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपका अध्याय 2 कंप्लीट हुआ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जहां आपके बाकी के अध्यायों को भी वीडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जो डाउट मैं आपका अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी।